वही स्टार्ट। चलिए, कल अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 6 से 7 नंबर का एक पेपर आता है, इसका वेटेज 6 से 7 नंबर का है ना। 5 का भी आ सकता है, मतलब इसमें तो कोई ऊपर नीचे होता रहता है छोटा। मतलब सबसे इन पांचों में सबसे लोएस्ट वेटेज का चैप्टर यही होता है भाई। 6 लगभग, वैसे तो ये सिमिलर होते हैं, 2 3 1 2 3, फिर भी लेकिन ये मान लो 6 7 नंबर के, तो वो 6 नंबर का या 5 का, एक दो नंबर का फर्क है। चलो, फर्स्ट चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल अपन ने 2 3 चीजें ही पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है स्ट्रैटेजी और एक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट को 2 तरीके से यूज किया जाता है इस वर्ड को इंग्लिश में, है कि नहीं? एक उनके लिए और एक उस सेंस में, 2 सेंस में यूज किया जाता है। फिर कल हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो वो हमने कल समझा कि मोटा मोटा समझा कि हमने चार एक डेफिनेशन समझी थी कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, समझ गए? 2 तो नाम वाली थी, आइगर एंसॉफ और विलियम ग्लुइक वाली। सही बात है। आइगर एंसॉफ वाली कौन सी थी? कॉमन थ्रेड। विलियम ग्लुइक वाली कौन सी थी? यूसीआई। याद आया? ठीक। अब स्ट्रैटेजी वगैरह हमने पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक। कौन कौन कल नहीं आया था? आज से किया है ज्वाइन? सब आए थे कल? ठीक है, चलो देखो भैया। तो कल अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजी का मीनिंग। 4 डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली तो यही वाली पढ़ी थी, फर्स्ट तो ये पढ़ी थी गेम प्लान वाली, सही बात है। फिर दूसरी क्या पढ़ी थी? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, और फिर वो 2 नाम वाली। ठीक है, चलो अब इस बात को अच्छे से समझिएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, एक और लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये मेरे नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगी। मेरी जो बुक है मे बी 2 3 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, अपन इसी से पढ़ेंगे, मेरी बुक से ही। देखो भाई, देखो लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा सिर्फ अपन ही कर रहे हैं क्या? दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करेगी क्या? वो सभी कर रही है। इतना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो चल रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव चल रहा है। मैंने कहा था बिजनेस इज लाइक फाइटिंग अ वॉर, बिजनेस इज लाइक फाइटिंग अ वॉर। और आजकल तो बिजनेस और वॉर दोनों साथ में ही चल रही है। आधी वॉर तो चली किसकी वजह से रही है? धंधे के कारण। और क्या, पैसे गए तो खेल ही होता है, समझ रहे हो? रशिया, यूक्रेन, यूएस, चाइना, वो जो सब चल रहा है, सब नाटक है। खेल किसका? पैसे का ही तो है, समझ गए? सो बिजनेस टुडे इज लाइक फाइटिंग अ वॉर। सो सारे बिजनेसेस, सारी कॉर्पोरेट्स क्या कर रही है? सभी कर रही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सब बना रही है स्ट्रैटेजीज, समझ रहे हो? तो अपन ही अकेले नहीं है। तो कई लोगों को क्या लगता है कि सर स्ट्रैटेजी बनाने से मतलब एकदम शानदार हो जाता है क्या काम, मतलब कोई हरा ही नहीं सकता क्या? ऐसा नहीं है। आज आप कोई मैच होता है जब इंडियन क्रिकेट टीम का या किसी के साथ भी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो अपने को लगता है बोलो यार अपने ही है शानदार, बाकी तो लीड ही है बिल्कुल, है ना? बेटा स्ट्रैटेजी वो भी बनाते हैं, अपन भी बनाते हैं, बट वो उनकी सक्सेसफुल नहीं होती, वो बात अलग है। सही है कि नहीं है? तो यही तो बात है कि स्ट्रैटेजी तो वो भी बना रहे हैं, अपन भी बना रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट, याद रखिएगा। स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से जरूरी नहीं कि भाई साहब सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद भी आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा। स्ट्रैटेजी बनाना मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। और उसे इंप्लीमेंट करना, वो क्या होता है? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये दोनों ही बहुत जरूरी होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट सेप्टेम्बर फाउंडेशन एग्जाम पास करके बैठे, अब इंटर के लिए आए, सबने स्ट्रैटेजी जरूर बनाई है। स्ट्रैटेजी सबके मन में है कि क्या करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, ये मॉक टेस्ट सीरीज, कोर्स कंप्लीशन। स्ट्रैटेजी बनाते सब है, उसे एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर पाएगा। समझ गए मेरी बात? सभी बना रहे हैं ना, कौन अपना बुरा सोचता है? सब अपना अच्छा सोचते हैं। सब स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं कि यार ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन जब ये 6 7 8 महीने गुजरेंगे तो क्या होता है? सब उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जीवन में वो टाइम टेबल एक बार तो सबने बनाया होगा, कौन सा वाला? जब भी बुरा रिजल्ट आता है स्कूल से
तो फिर वो टाइम टेबल बनाते ना अपन, 6 AM वेकअप, 7 AM मैथ्स, 7 to 8, 8 to 9 साइंस, या ऐसे करके बनाते हैं ना वो अपन, बस। तो बनाते सब है लेकिन हर कोई उसे फॉलो नहीं करता। तो स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। तो सर मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए और स्ट्रेटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों साथ में चलते हैं। स्ट्रेटेजी बनाना भी जरूरी है और उसे एग्जीक्यूट करना भी, इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है। ठीक है सर। अब देखो, तो एक लाइन आती है, इस पे कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी में 2 नंबर का। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। सर जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या ये हमेशा परफेक्टली बनाई जा सकती है क्या? नहीं, स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। महेंद्र सिंह धोनी की भी परफेक्ट नहीं होती, सर में आ गई, किसी की भी नहीं होती। हमेशा उसमें कुछ स्पेस छोड़े जाते हैं, काय के लिए? टू चेंज इट। समझ रहे हो? क्योंकि बिजनेस किसके आसपास चलता है? बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि सर बस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस क्या है? डेली लेवल पर सबसे इंटरैक्ट करता है। भाई इनपुट्स कहां से आ रहे हैं? बाहर से। सही है। कॉम्पिटिटर का इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? बताओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा है ना अपन ने डिमांड चैप्टर के अंदर, इफेक्ट नहीं पड़ता कॉम्पिटिटर्स का? अगर वो प्राइस कम कर दे तो तुम्हारी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा? वो 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दे तो तुम्हारी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा? वो एडिशनल फीचर्स डाल दे तो इफेक्ट नहीं आएगा? मान लो राइट्स हो जाए तो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए तो पड़ेगा ना? सही है कि नहीं है? सही कह रहा हूं ना मैं? यार ये सब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी अमेरिका ने जो भी टैरिफ चेंज किए, इफेक्ट नहीं आया? आया नहीं आया? आएगा ना इकोनॉमी में, अपने भी आएगा। समझ गए मेरी बात? अपने जो जूलर्स हैं, जो जेम्स वेम्स स्टोन्स का काम करते हैं, नहीं आया इफेक्ट? आएगा, क्यों नहीं आएगा? समझ रहे हो? और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे भी इफेक्ट आएगा, तो आता है ना इफेक्ट। तो यार यही तो बात है, बिजनेस कोई आइसोलेशन में थोड़ी काम करता है। आइसोलेशन मतलब अकेलेपन में। बोलो नहीं किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि हम दूसरों से ही, हम रिसोर्सेज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? हर बिजनेस रिसोर्सेज के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है? एनवायरमेंट पे। सब कुछ कहां से आता है? बाहर से। मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, सब कहां से आ रहे हैं? बाहर से। जिसको तुम बेचोगे कस्टमर, वो भी कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से। तो फर्क तो पड़ता है सर। लेकिन एनवायरमेंट क्या होता है? हमेशा डायनामिक, बदलते रहता है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। फर्क समझते हैं सब, स्टैटिक और डायनामिक का? स्टैटिक क्या रहता है? जो एक समान रहता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारी क्या होती है? स्टैटिक। भाई बताओ, क्या बोलते हैं, हमारा देश कब आजाद हुआ था? कब से यही पढ़ा रहे हैं, डेट ही चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो हिस्ट्री है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सर हिस्ट्री तो स्टैटिक होती है ना वो तो। लेकिन सर बिजनेस स्टैटिक थोड़ी होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता रहता है? बदलता रहता है उसके आसपास। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं वो कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती कि यार एकदम परफेक्ट है, नहीं हो सकती। हमेशा उसमें क्या छोड़े जाते हैं? उसमें कुछ स्पेसेस छोड़े जाते हैं टू मेक सम चेंजेस। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता रहता है? चेंज करना पड़ेगा। चेंज अभी आईसीआई कुछ कर दे, चेंज नहीं करना पड़ेगा? कई लोगों ने प्लान, हाँ क्या कह रहे हैं? छोड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, छोड़े जाते हैं जानबूझ के। वी हैव टू लीव सम स्पेसेस फॉर देम। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी। कई बच्चे हैं भाई, जैसे हमसे भी पढ़ते हैं कई लोग, सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लॉ में मान लो किसी के 25 आ गए। अब यार वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, उसने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसको तो नहीं पता होगा कि यार उसे ऐसा फेल हो सकता है। वो जीवन में पहली बार आ गया उसके। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। समझ गया ना मेरी बात? तो यार वैसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस में चीजें बदलती रहती हैं आसपास। समझ गए मेरी बात? इक्वेशंस बदलती रहती हैं। तुम्हारे राइवल का मर्जर होगा किसी के साथ, अब बदलनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। समझ में आया? होने वाला था तुम्हारे साथ, हो गया किसी और के साथ, लग गई लंका। तो ये सब इक्वेशंस बदलती रहती है, एनवायरनमेंट बदलते रहता है। तो इसीलिए हमेशा जो स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर स्पेस छोड़े जाते हैं फॉर पॉसिबल मिस कैलकुलेशंस। हमेशा छोड़ते हैं हम, क्योंकि मिस कैलकुलेशंस होंगी, गड़बड़ियां होंगी, कुछ चीजें बदलेंगी। उसके लिए हम क्या छोड़ते हैं? स्पेस छोड़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी हमेशा क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होती है। इट इज नेवर फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। क्लियर है? तो ये सब याद रखिएगा, ये जो मैंने बातें आपको बताई। तो स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। एक एकदम ऑप्टिमल नहीं हो सकती, हमेशा उसको, उसमें चेंजेस होते रहते हैं।
इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। सर स्ट्रेटेजी के नेचर में ही होता है कि वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और प्रैग्मेटिक होती है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होती है। सर इट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सर स्ट्रेटेजी क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। एक बार के लिए तो आपको भी लगा ही होगा कि सीए फाउंडेशन जब आप कर रहे थे, बोले यार ये कैसे होगा, थोड़ी घबराहट तो हुई होगी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि कोर्स वाइड था, टाइम कम था। अभी जो जनवरी जो एग्जाम देंगे जनवरी वाले, उनको तो खूब टाइम है, टाइम था खूब, है ना। पांच भाई जो 6-6 महीने पढ़ रहे हैं, अरे जो जनवरी का एग्जाम देने वाले हैं अब नॉर्मली, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको 6 महीने मिले पढ़ने के लिए, उनका कोर्स आराम से हो गया, तो उनको घबराहट कम होगी। लेकिन तुम्हारी ज्यादा थी क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था कम, टोटल 3 महीने भी नहीं थे भाई, समझ रहे हो ठीक से। तो क्योंकि बीच में अपना देश है तो वो तो आते ही है ना, त्योहार, समझ गए। सो टाइम होता है कम, काम होता है ज्यादा, तो घबराहट तो कईयों को हुई होगी, तो वही वाली बात है। लेकिन फिर भी यू हैव मेड इट पॉसिबल। तो ये कैसे, कुछ ना कुछ तो आपने भी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, अपने 10 घंटों को, अपने दिन के, अपने रूटीन को अपने मैनेज किया। अरे हाँ है ना, चाहे मॉक टेस्ट जो भी आपने कुछ ना कुछ तो बनाई ना स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ तो बनाई ना। अरे हाँ है ना, तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल, यही होता है। स्ट्रेटेजी डज नॉट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस। सर क्या होता है, स्ट्रेटेजी हमेशा ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर हमेशा अपन क्या करते हैं, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान बना के रखते हैं, बैकअप प्लान्स बना के रखते हैं। सो स्ट्रेटेजी डज नॉट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस, ट्रेड ऑफ्स, सडन इमरजेंसीज, परवासिव प्रेशर्स, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। सर ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, सब उसको प्रिक्लूड नहीं कर देता, उसको सेपरेट नहीं करता है, वो होते हैं उसके अंदर, समझ रहे, होती है चीजें, ट्रेड ऑफ्स होते हैं, इमरजेंसी चेंजेस आते हैं, प्रेशर्स आते हैं, तो ये सब होता ही है उसके अंदर। दैट इज वाई इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड, स्पेस छोड़े जाते हैं काय के लिए, फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। आज इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, अंबानी के, अडानी के, ये सब ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लेकिन सारी के एकदम सेट, एकदम 100% सही जाती है कि नहीं, हमेशा उसमें अलाउंसेस छोड़े जाते हैं काय के लिए, सबको पता है कि थोड़े बहुत मिसकैलकुलेशंस होते ही होते हैं। आगे बात समझ में, तो एक छोटे से, ये बहुत छोटा सा एक है, 2 नंबर में कभी कभार आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, सो इज इट ट्रू और फॉल्स, पहले तो याद रखो, ट्रू है या फॉल्स है। क्या स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है, ऑप्टिमल होती है? नहीं सर, स्ट्रैटेजी कभी ये हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट हमेशा डायनामिक होता है, चीजें बदलती रहती हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं। सो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज, उसके नेचर में ही होता है क्या, कि वो फ्लेक्सिबल होती है और प्रैग्मेटिक। अब एक छोटा सा टॉपिक विषय, स्ट्रैटेजी, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। स्ट्रैटेजी हमेशा 2 वर्ड बताता हूं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। समझ गए, आप कोई चीज को पहले से जब प्लान करके चलते हो, प्लानिंग इन एडवांस, है ना, पढ़ाया अपने प्लानिंग बीएसटी में। सो प्लानिंग इन एडवांस, पहले से जब हम प्लान करके चलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव। अभी एग्जाम नहीं हुआ ना आपका, इंटर का एग्जाम आएगा आपका सितंबर में, ठीक है, सितंबर में, कई बच्चे मई के भी है, तब आएगा। तो आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए, है कि नहीं, तैयारी कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना। तो ये अभी कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हो आप, प्रोएक्टिव, यू आर बीइंग प्रोएक्टिव। पहले से जब हम प्लान करके चलते हैं तो उसे प्रोएक्टिव कहते हैं। ऐसे ही अब आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, अपन हर आदमी प्लान करके चलता है, लेकिन एनवायरमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ गए मेरी बात। अब मान लो भगवान ना करे आपकी तबीयत खराब हो गई, समझ में आ गई मेरी बात, मान लो वो हो गया जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, भारी वाली चीजें, अब उसके अंदर क्या होता है, 10, 15, 20 दिन खराब हो जाते हैं, इतना दिन तो जाता ही है। अब इतने दिन से अब आपका ये जो चीज हुई, ये पता था क्या होगी, नहीं, इट वॉज अनसर्टेन, है ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, होते रहते हैं सर कभी ना कभी कुछ। तो अब इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपकी जो आपने प्लान किया था वैसा तो हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नए रिएक्शंस देने पड़ेंगे, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अपना नया अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो पुरानी वाली स्ट्रेटेजी में गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ नया इवेंट हो गया। तो ऐसे ही बिजनेस होता है, हम पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं प्रोएक्टिव, लेकिन सर एनवायरमेंट तो बदलते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बदलते रहता है, बदलाव आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हो सकता है आपका राइवल जो जिसका आपके साथ चल रही थी बातचीत मर्जर की, वो किसी और के साथ हो गया उसका मर्जर। अब नाउ यू हैव टू
आप तो अलग स्ट्रेटेजी बना के स्टार्ट हुए थे साल में, बोले यार अपना मर्जर होएगा ये और वो, तो पहले यू आर बीइंग प्रोएक्टिव। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिव। अब आपको रिस्पॉन्ड करना, भाई आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आपको ये जो चेंज आया एनवायरमेंट में, उसको रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा ना। आप उससे बच थोड़ी सकते हो, बोले नहीं नहीं सर अपन उससे बच नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। सो एक स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आता है कभी कभार कि स्ट्रेटेजी कैसी होती है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। तो याद रखिएगा कैसी होती है, दोनों। इट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। जैसे मान लो आप आपने प्लान बनाया, बोले यार बहुत पढ़ाई हो गई अब चलो घूमने चलते हैं, ठीक है गोवा चलते हैं। अब आप पहले से एक प्लान बना के चल रहे हो, सारी रिसर्च कर लिया आपने, बोले यार ठीक है मौसम वौसम चेक बढ़िया, टिकट्स चेक, ठीक है कपड़े वपड़े चेक, पैसे वैसे डम ये सब चेक कर लिया, ठीक है सारा प्लान कर लिया ना एक। अब आप निकल गए, ठीक है। अब आपने जब देखा था तो उस हिसाब से प्लान बना लिया कि भाई ठीक है सब ठीक है, इस हिसाब से आपने प्लान बना लिया कि 2 दिन वहां रुकेंगे, 1 दिन वहां रुकेंगे, ये सब करेंगे। वहां जाके पता लगा भाई साहब कि एक जगह टूरिस्ट और वो जो होते हैं गाइड्स वगैरह, वहां लड़ाई हो गई और दंगे हो गए। अब आपने सोच पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के चले गए थे, आप जो प्लान बना के गए थे उसे क्या बोलते हैं, एडवांस में जो बना के गए थे उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव। बट नाउ यू हैव टू चेंज इट, एनवायरमेंट तो बदल गया ना सर वहां पे, तो अब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो दूसरा स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो एक बिजनेस ऐसा ही होता है, हमेशा अपन प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, मतलब प्रोएक्टिव भी होते ही है, अपन पहले से तैयारी करके चलते हैं कुछ ना कुछ पहले से ही, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम हमेशा क्या बना के चलते हैं, एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। लेकिन सर चीजें कई बार बदल जाती हैं, देयर आर सम अनसर्टेनिटीज, है ना। तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना। आगे बात समझ में सबको। सो स्ट्रेटेजी कैसी होती है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। क्लियर है तीसरी बात, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फेल हो गई, क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं हुई, उन्होंने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को बदला नहीं। नोकिया सुने, सुना तो होगा, 2010 तक अगर बोल दूं, चलो मोटा मोटा 2009-10 तक वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी थी वो मोबाइल में। उससे बढ़िया मोबाइल, उससे बढ़िया डिजाइन्स कोई भी नहीं बनाता था। इवन अगर बोलूं तो आज भी कोई नहीं बनाता, आज भी कोई नहीं बना सकता, ऐसा शानदार मोबाइल बनाता था वो। बट क्या हुआ सर, 9-10 का माहौल ऐसा आया कि जो पहले क्या होता था, हर कंपनी खुद का सॉफ्टवेयर यूज करती थी, है ना। सो सैमसंग वाज यूजिंग इट, सैमसंग का सिम्बियन सॉफ्टवेयर आता था वो यूज करती थी, नोकिया का अपना एक ऑपरेटिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूज करती थी, ऐसी ब्लैकबेरी अपना यूज करता था, सब अपना अपना करते थे। लेकिन फिर गूगल ने क्या बनाया, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड वाज द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर टू, क्या बोलते हैं, टू रन। कोई भी बच्चा भी चला लेता है आजकल, देखा नहीं हमने, 2 साल का बच्चा यूट्यूब खोल लेता है, अपने आप कोको मेलन चला लेता है, कोको मेलन खुद ही चला लेता है वो। भाई साहब नहीं चला लेता क्या, सही बताओ। अरे हमारी बहन वो है, भतीजी है, 2 साल की है वो, एग्जैक्ट अभी 2 साल की हुई है, कुछ 10-15 दिन पहले चला लेती पूरा कोको मेलन। बच्चे तो क्योंकि वो क्या है, सिंपलेस्ट है ना। तो यार हर कंपनी उस पर क्या कर रही थी, शिफ्ट। लेकिन भैया कौन शिफ्ट नहीं किया, एनवायरमेंट में नया सॉफ्टवेयर आ गया, सब अडॉप्ट कर रहे हैं उसको। वो बोला नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा। तो यार एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आप चेंज नहीं करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो वो पीछे रह गई, टॉप नंबर 1 से पता नहीं कहां है। अभी किसी के पास है नोकिया का मोबाइल, जस्ट इन केस आप देख लो हालत, है ना। समझ गया ना मेरी बात। तो नंबर 1 से गायब की कगार पे कैसे पहुंच जाते हैं, ऐसे। व्हेन यू डोंट रिएक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो यू एक्सटिंक्ट, गायब हो जाते हो आप। समझ में आई मेरी बात। तो यही है भाई, ठीक है। आपने देखा होगा अभी कुछ सालों पहले, बहुत मतलब अभी कुछ नहीं तो बहुत साल, 20 साल पहले ऑलमोस्ट क्या होने लग गए थे, सेव द टाइगर्स कैंपेन चलाया था इंडिया में। सेव द टाइगर्स, टाइगर तो क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, उसे सेव करने की जरूरत पड़ रही है, बाकियों को बचाओ। वो तो टाइगर तो जंगल का क्या कहा जाता है, राजा, बोलो उसे क्यों बचाना है। अरे सही है कि नहीं है, जंगल में सब भाई पावरफुल कौन होता है, शेर तो पावरफुल होता है, हु इज द किंग, शेर नाम ही किंग है, समझ गए, माना जाता है ना।
लेकिन है शेर, अरे यार सारे भाई वो भाई भाई हैं, अड़ोस पड़ोस के थोड़े बहुत छोटा मोटा चलता रहता है इनमें। लायन टाइगर सारे वो मतलब काफी पावरफुल होते हैं, अपने काम के मतलब बड़े किंग होते हैं ना, फिर भी उनको एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? बंदर तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बंदर तो बहुत सारे हैं, उल्टे और बढ़ जाते हैं। बंदर एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते? क्या और जो कई प्रजातियां वो एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुई? टाइगर ही एक्सटिंक्ट क्यों हुआ? बिकॉज टाइगर क्या था? टाइगर के हमेशा एटीट्यूड है ना अंदर, नो मैटर व्हाट द इकोनॉमी ऑफ द जंगल इज, आई विल नेवर ईट ग्रास। बोला तुम्हारा कुछ भी चल रहा हो, मैं घास तो नहीं खाऊंगा, मैं तो शिकार ही करूंगा, वही खाऊंगा जो खाना है वही खाऊंगा। वो बदलना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट। भारी गर्मी पड़ती है अपने यहाँ पे कई बार, है ना, गर्मी पड़ती है, कभी शिकार मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, 15-15 दिन 20-20 दिन बिना शिकार के भाई भूखा मरी जाएगा ना फिर वो, इसलिए मर जाता है क्योंकि उसने वो क्या नहीं करता, वो एडजस्ट नहीं करता, एनवायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं करता। भाई कभी मिला शिकार तो खा ले, नहीं तो वेज खा ले, मर जाएगा क्या? हम नहीं खाते क्या? हम नहीं जीते? हम रोज ही नॉनवेज खाते हैं क्या? अरे भाई वेज भी तो खाते हैं ना, तो कर लेते हैं ना सर भाई। वो खुद ही रिलक्टेंट है, समझ गए? तो इसलिए वो क्या हो गया था? एक्सटिंक्ट। सन में आई तो याद रखिएगा, वैसे ही बिजनेस होता है, तो बिजनेस इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो याद रखो स्ट्रेटेजी हमेशा कैसी बनानी चाहिए? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पहले से प्लान करके चलना चाहिए, अपनी एक्सपीरियंस अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने को एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब लेकिन फिर जब चीजें बदलती हो अगर कुछ बीच में, तो उसे रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, उसको मतलब आपकी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से क्या करना चाहिए? मॉडिफाई भी करना चाहिए। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी हो गई? एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, अडॉप्टिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? रिएक्ट। आ गई क्या बात समझ में? चलो भाई, तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार। अच्छा, आप जानते हैं हमेशा कभी भी वैसे तो दोनों में से चूज मत करना, हमेशा क्या बोलना? स्ट्रेटेजी दोनों होती है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। लेकिन कई बार होते हैं ना, कई लोगों की चुल होती है, बोले नहीं एक ही बताओ। अगर बिल्कुल ही कोई ये पकड़ ले, बोले नहीं एक चुनो दोनों में से, तो ऑलवेज इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलो, तो ये वाला है, एक बार रीड कर देता हूं फिर यही खत्म है। स्ट्रेटेजी कैसी होती है सर? इट इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अ कंपनीज स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो सर स्ट्रेटेजी जो होती है वो दोनों का ब्लेंड होती है, जिसके अंदर हम कुछ प्रोएक्टिव एक्शंस पहले से ही प्लान करके चलते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए पहले से एक प्लान बना के चलते हैं, ठीक है, एंड अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, मार्केट पोजीशन को बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए पहले से एक प्लान लेकर के चलते हैं। तो ये होते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस। और ऐसे ही लेकिन सर एनवायरनमेंट बदलते रहता है, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं, है ना, फ्रेश मार्केट कंडीशंस, कुछ चीजें नए चेंज हो जाती हैं, तो उस हिसाब से हम क्या देते हैं? रिएक्ट भी करते हैं। तो स्ट्रेटेजी दोनों का क्या होती है? एक ब्लेंड होती है। किसका? प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, जो पहले से बना के चलते हैं, और रिएक्शंस। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव strategies to cope up with certain business environment. प्रोएक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव क्या होता है बताना। तो प्रोएक्टिव किसको बोलते हैं? प्लान स्ट्रेटेजी को। रिएक्टिव किसको बोलते हैं? अडॉप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सर जो एनवायरनमेंट बदल रहा है आपने उसमें कैसे अडॉप्ट किया, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे रिएक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलो, तो ये भी अगर टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, याद रखिएगा। अब यहां से सुनिएगा, ये तो कल पढ़ा दिया था मैंने, जो जो कल नहीं आया था रिकॉर्डिंग इन्होंने शायद अपलोड की होगी, कर दी थी, देख लेना, मांग लेना है, मिल जाएगा। देखो भाई, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कल से पढ़ रहे हैं अपन, आज सेकंड डे है। आज बताता हूं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन असली में देखें तो इसके 5 चैप्टर्स इसकी डेफिनेशन ही है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यही तो है हमारे कोर्स में, यही तो 5 सब्जेक्ट 5 चैप्टर्स हैं, और यही इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है,
जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना क्या क्लियर करते हैं, विजन, कि हमें कहां पहुंचना है। विजन क्या होता है नॉर्मली, हमें कहां पहुंचना है, ठीक है। सो डेवलपिंग विजन, सबसे पहले हम बनाते हैं विजन, जहां हमें पहुंचना है उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं उसको बोलते हैं मिशन। क्या बोलते हैं, मिशन। बोलते हैं ना यार तुम्हारा मिशन क्या है, मिशन मतलब जहां तुम पहुंचना चाहते हो उसके लिए तुम आज कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिशन। अच्छा, ये जो मिशन को अचीव कैसे करोगे, इसको काय में बांटना पड़ेगा आपको, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसमें बांटना पड़ेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, अपना विजन। समझ गए मेरी बात। आप में से बहुत सारे लोग भाई सब सीए करने आए हो ना, है ना, तो सीए जब आप करने आए हो तो क्यों करने आए हो, क्या विजन है आपका, कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही चाहते हो ना आप। विजन है वो उसका बोले पैसा, है ना, तो पैसा कमाना, सक्सेसफुल करियर, है ना, सब लोग कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हो, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं, विजन। उसके लिए आज क्या कर रहे हो, आज क्या करोगे, वो होता है आपका मिशन। फिर मिशन को अचीव करने के लिए काय में बांटना पड़ता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अभी सुनना, बस ये बनाने से हो जाता है क्या काम, बस विजन डिसाइड कर लिया सर वहां पहुंचना है, फिर मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में बांट लिया, हो जाएगा काम, नहीं। उसके बाद गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी। ऐसे थोड़ी है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, बिफोर चूजिंग ए स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी चुनने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। किसका, खुद का भी और बाहर का भी। समझ गए, मैंने अभी क्या कहा था, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव बनाते हैं ना, क्या सोच के बनाते हैं, खुद का एक्सपीरियंस, खुद के रिसोर्सेस, एनवायरमेंट। तो बिफोर चूजिंग अ स्ट्रैटेजी, ये रहा, यहां पे चूज करेंगे। बिफोर चूजिंग अ स्ट्रैटेजी आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए एनवायरमेंट का। कौन से वाले, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का। इंटरनल मतलब खुद का, ताकि आपको पता लगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। फिर एक्सटर्नल का भी करना चाहिए, उससे क्या पता लगेगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का। देखो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां आती है, अपने अंदर थोड़ी आती है भाई। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहां से आती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। समझ में आ गई मेरी बात। जब एनवायरमेंट में कोई चीज चेंज होती है, चेंजेस आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी कॉम्पिटिटर ने कुछ किया, कभी इंटरनेशनल ग्लोबल एनवायरमेंट में कुछ हुआ, समझ गए, कभी इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, कभी बैंक ने कोई चीज चेंज कर दी, समझ गए मेरी बात, कुछ ना कुछ, कभी सप्लायर ने कोई चीज चेंज कर दी, समझ गए। तो कुछ ना कुछ बाहर होता ही रहता है, उसी से क्या निकलती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम एनालाइज करते हैं और उससे क्या पता लगता है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं, ठीक है। अब सुनना, तो सुना होगा आपने स्वॉट एनालिसिस, सुना है ये वर्ड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और, तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करेंगे जो इन दोनों को क्या करे, मैच। क्या करे, मैच। स्ट्रेटेजी कैसी चूज करनी चाहिए, विच मैचेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तुम्हारे अंदर क्या होती है, कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस, और हमको इसको मैच करता हुआ एक क्या चूज करना होता है, स्ट्रेटेजी। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ टाइगर 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 जानते हो, टाइगर श्रॉफ, अरे वो यार वो नहीं जानते, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, नहीं जानते, छोटी बच्ची हो क्या, अभी भी नहीं जानते, यार बताओ यार, टाइगर को नहीं जानते हो तुम लोग। तो उसकी भी पिक्चर फ्लॉप हुई है ना, क्यों, कभी कभार इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि उसने क्या नहीं किया, गलत पिक्चर चूज कर ली। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, एक्शन, डांस, दैट फिजिक। वीकनेस क्या है, एक्टिंग, एक्टिंग, काइंड ऑफ एक्टिंग। अरे एक्टिंग में फिर सारी चीजें आती है, वो तो कोई सी भी नहीं कर पाता, एक्टिंग में तो वो कोई सी भी नहीं कर पाता। जेस्चर एक्टिंग फिर भी कर लेता होगा, है ना, तो मतलब वो कोई सा भी तो नहीं कर पाता, तो आप समझो। लेकिन उसने कई बार ऐसी पिक्चर चूज कर ली जहां पे एक्टिंग कर रहे थे, समझ रहे हो, तो वाली पिक्चरें क्या हो गई साहब, वो नहीं चलेगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उसका कोई काम, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करी थी उसने,
है ना, करण जोहर वाली। अब यार उसके अंदर तो छिछोरापन दिखाना पड़ता है, वरुण धवन को लेना चाहिए था। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात? वो उस टाइप की पिक्चर है, कहने का मतलब समझ गए? तो हमेशा कोई भी काम करते वक्त क्या देखना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, दोनों को मैच करती हुई क्या चूज करनी चाहिए? स्ट्रैटेजी। समझ गया मेरी बात? ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी चूज कर ली सर, चलो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्ट्रैटेजी। आपने एक चूज कर ली, चलो चूज करने के बाद हो जाएगी? बोला सर बस सक्सेस। स्ट्रैटेजी बनाने से काम हो जाता है? एक बढ़िया स्ट्रैटेजी तुमने चूज कर ली, क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट। अच्छा, इंप्लीमेंट करने से गारंटी सक्सेस है सर? इंप्लीमेंट गारंटी हो जाएगा? नहीं, क्या करते रहना पड़ता है उसका? रेगुलर इवैल्यूएशन। कि देखो आज आपने सबने स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ बनाई है ना, अपने एक विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई है ना, लेकिन उसे रेगुलरली क्या करते रहो? इवैल्यूएट करते रहना। ये मेरा आपको एडवाइस है। बनाई सबने होगी, कुछ ना कुछ सबने बनाई है ना, कि आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ ना कुछ करना है, बनाया सबने। लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो क्या है? रेगुलरली क्या करते रहना उसको? इवैल्यूएट। क्योंकि बार बार आप अपने रास्ते से भटकोगे और आपको वापस यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द पाथ। स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये तो होती है, जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा अगला वाला तो पता लग जाएगा मैंने क्या बोला। स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एनवायरमेंट 3Ds। एनवायरमेंटल कल पढ़ा था, डायरेक्शन, समझ गए? स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दिखाता है, डेस्टिनेशन, डिजायर्ड इमेज, है ना, और क्या था एक? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, है ना। तो ये हमारा डायरेक्शन दिखाता है हमको। हम कई बार भटक जाएंगे लेकिन अपने को वापस कौन लाएगा पाथ पे? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी को क्या करते रहना चाहिए? इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। क्या पता चीजें बदल गई हो, थोड़ी बहुत बदल जाती है, समझ गए? सो इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग करते रहनी चाहिए। तो ये होता है पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो सुनिएगा, वापस दिखाता हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। बोलो मेरे साथ, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या बनाना होता है? क्या चूज करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी किस चीज के लिए बना रहे हो, है ना? तो पहले यू हैव टू सेट योर, बोलो क्या सेट करना पड़ता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, मिशन, अरे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं सर? उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं? एक स्ट्रैटेजी चाहिए हमको। वी हैव टू क्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी। या तो बनाएंगे या चूज करेंगे बहुत सारी में से, है ना। फिर कैसे चूज करोगे? ऐसे ही नहीं सर, क्या देखेंगे? खुद का एनवायरमेंट, खुद का भी और बाहर का भी। सही है कि नहीं है? अरे हाँ, है ना, है ना। फिर दोनों एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे। खुद से क्या, खुद का क्या, क्यों खुद से क्या पता लगेगा? खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस का। ठीक है, और बाहर वाले को एनालाइज करोगे तो क्या पता लगेगा? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। फिर दोनों को मैच करते हुए क्या बनाएंगे? मैच करनी चाहिए, समझ गए? यूजिंग आवर स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ को क्या करे? यूज, और जहां पे हमारी वीकनेस का प्रभाव कम पड़े, ऐसी तो बनाएंगे, समझ गए? तो टाइगर को कैसी पिक्चर बनानी चाहिए? जिसमें एक्टिंग होए कम और एक्शन होए ज्यादा। बागी 1, बागी 2, बागी 3, बागी 4। समझ गए ना मेरी बात? वो कौन सी आई थी वो यार, वो ऋतिक रोशन वाली, वॉर 2 या वॉर वाली? गॉट माई पॉइंट। वॉर 1, 2 में तो था ही नहीं शायद ना, मर गया था। ये सही होता है, फर्स्ट वाले के बाद दूसरे वाले मार देते हैं उतने। अच्छा, फर्स्ट में मार देते क्या उसको? अच्छा, एंड में मर जाता क्यों? चलो, लेकिन बात समझ में आ गई ना? वो उसकी जॉनर की पिक्चर होगी ना सर। ऐसी तो स्ट्रेटेजी होती है। तो हम एक स्ट्रेटेजी चूज करते हैं, बस उससे काम हो जाएगा क्या? नहीं, उसके बाद क्या करना होता है सर? इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने से क्या पता लगता है? पढ़ा है ना बीएसटी में। कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, याद है स्टेप्स? सबसे पहले क्या करते हैं? सेटिंग अप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। याद आया? अरे अभी थोड़े महीनों पहले की बात थी, याद करो। पहला स्टेप क्या होता है? सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सेकंड क्या करते हैं? मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन कंपेयर करते हैं दोनों को। कंपैरिजन करने से क्या पता लगता है? हमने जो सोचा था, हम क्यों करते हैं कंपैरिजन? ताकि हम पहले देखते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं। फिर हम उस हिसाब से क्या करते हैं? कुछ वी टेक करेक्टिव एक्शंस, है ना। कि अगर कोई माइनर डेविएशन है तो चलो कोई बात नहीं। तुमने सोचा था कि भाई 18% प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, 17.5 तक बढ़ गया,
17 बढ़ गया। अब यार ये तो चलो माइनर डेविएशन है, तो ऐसे कोई आपको कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्टिव एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ बड़ा डेविएशन है तो 17-18 सोचा था, हुआ भाई साहब 11 ही, तो यार ये तो बड़ा डेविएशन है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसके फिर आप रीजंस ढूंढो और उसे स्ट्रेटेजी को ठीक करो। तो यही तो होता है स्ट्रेटेजी। सन में व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस जहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो मेरे साथ, डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं दोनों एनवायरमेंट का, एक्सटर्नल और इंटरनल, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। फिर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक चॉइस, चैप्टर नंबर 4। और फिर स्ट्रेटेजी चूज करने के बाद क्या करते हैं भाई साहब, सर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चैप्टर नंबर 5। और तब जाके क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी बनती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि आपके 5 चैप्टर भी है। पहले चैप्टर में सिखाऊंगा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब क्या होता है, कैसे सेट करते हैं, ये सब सिखाऊंगा आपको, ठीक है? अब सुनिएगा, सर ये क्यों करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या होगा इससे? देखो क्या होता है, हमें कभी कभार सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक उसे बनाए रखने के लिए उस एडवांटेज को गेन बना के रखना पड़ता है हमको आगे के लिए, है ना भाई? होता है ना, कभी कभार तो सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है, जस्ट बाय फ्लूक, कुछ चीज हो गया, उससे सक्सेस मिल गई तुमको, लेकिन सर लंबे समय तक कैसे सरवाइव कर पाओगे? उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो हमें अब सिर्फ अभी नहीं, आगे भी क्या दिलाए, सक्सेस। समझ गए? तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि बिजनेस कोई एक दिन का काम तो है नहीं ना। बिजनेस काय के लिए किया जाता है? इट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ना। वी अज्यूम इट दैट वील डू इट फॉर अनसर्टेन टाइम, लंबे समय तक चलेगा, ऐसे ही मान के तो करते हैं ना अपन कोई भी बिजनेस नॉर्मली, है ना? गोइंग कंसर्न होता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो सर एडवांटेज तो लंबे समय तक मिलना चाहिए, उसके फायदे है कि नहीं? तो फिर इसलिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों करते हैं हम? 2 ऑब्जेक्टिव्स है सिर्फ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? ऐसा एडवांटेज जो आपके राइवल्स के ऊपर आपको मिल रहा है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कुछ एडवांटेज मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है? जैसे कई कंपनियां हैं, है ना, जैसे सबसे बढ़िया एडवांटेज किसको है, उसकी जो कंपनी की जो शीट होती है, अरे गाड़ी की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, क्वालिटी ऑफ कार्स। अभी सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी आ रही है इंडियन कार्स में? टाटा। बाहर की शीट्स के कंपैरिजन में, अरे जो मेटल वो यूज कर रहे हैं वो महिंद्रा से भी एक ऊपर ही है। समझ गए? तो उसको क्या मिला हुआ है उसमें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझिए? सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इट इज द एबिलिटी टू आउट परफॉर्म आवर कॉम्पिटिटर्स, अपने राइवल्स को क्या करना, आउट परफॉर्म। ठीक है? मान लो ये इसको, ये और इसकी दोस्त है ना, इसको मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। समझ गए ना? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, आप दूसरे से उसमें बेहतर हो। क्लियर है? यू हैव एडवांटेज ओवर योर राइवल्स। क्लियर है? सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमको क्या करता है, इसी में तो मदद करता है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में यही तो करना पड़ता है। बिजनेस क्या है, वॉर की तरह है, आपको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा अपने राइवल्स को हर चीज के अंदर। तो क्या गेन करना पड़ेगा उनके ऊपर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझे? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे सीए बन के, तो जाएंगे तो बहुत सारे लोग, कोई भी कंपनी में लेट से आप गए, है ना, लेट से डिलॉइट में गए, डिलॉइट के अंदर आप जाओगे तो जाएंगे तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने, सिलेक्ट होंगे कुछ लोग, तो वो कुछ लोग क्या करेंगे, बाकियों को आउट परफॉर्म करेंगे, है ना, उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे। सही है कि नहीं है? तो सर इसलिए तो बनाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? सो दैट वी कैन आउट परफॉर्म आवर कॉम्पिटिटर्स, हम उनसे बेटर करेंगे तभी तो आगे चल पाएंगे। सही है? तो वही वाली बात है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आवर राइवल्स, सो दैट वी कैन आउट परफॉर्म देम। ठीक है? वी कैन क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल फॉर आवर कस्टमर, समथिंग यूनिक। क्लियर है क्या? अरे बोले यार सुनो, टाटा की तारीफ, टाटा वापस से इस गेम में कैसे आया? पहली गाड़ी कौन सी थी उसकी जो उसको गेम में लेके आई?
टाटा नेक्सॉन, इट वॉज द फर्स्ट इंडियन कार टू गेट 5 आउट ऑफ 5 सेफ्टी रेटिंग, फर्स्ट कार। समझ में आ गई मेरी बात? और यही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को अब वो क्या कर रहा है, आगे मेंटेन कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो उसने पहले कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट किया और उसको अब ये आगे भी वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सभी चीजों में। क्लियर है इतनी सी बात? फिर डिजाइन के ऊपर उसका खेल आया, डिजाइन में और फिर उसकी जो डिजाइन में सबसे बढ़िया गाड़ी आई वो कौन सी आई, जिसने उसको सक्सेस दिलाई? हैरियर। सो हैरियर वाज द, हैरियर देखिए सबने थोड़ी बहुत गाड़ियों के बारे में नॉलेज। सो है डिजाइन तो बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उस वाली रेंज में उससे बढ़िया डिजाइन कोई भी गाड़ी की नहीं आती। अगर अपन बोलेंगे उसकी जो एरोडायनेमिक्स है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लैंड रोवर। एरोडायनेमिक्स समझता है? डिजाइनिंग, उसकी हाइट, एयर को वो कैसे क्रॉस करेगी और ये सारी चीजें होती है। मतलब अगर उसको थोड़ा सा फुला दें, हवा भर दें, थोड़ी सी बड़ी कर दें, तो पता है किसको बीट करेगी? सोच, अगर अपन हैरियर का बिग साइज थोड़ा सा निकालने लग जाए, वो उन्होंने क्रिएट तो करने की कोशिश की, लेकिन उसके थोड़े एरोडायनेमिक पीछे से गड़बड़ है, हल्की सी डिजाइनिंग चेंज है। सो सिर्फ सफारी को ही थोड़ा सा वो क्या कर दे, अगर थोड़ा बड़ा साइज का कर दे तो भाई साहब खतरनाक हो जाए और ज्यादा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं इतना सा बोलना चाहता हूं, ये हैरियर में उसने क्या किया, डिजाइनिंग पे काम किया। डिजाइनिंग, गाड़ी की क्वालिटी, और इन दो चीजों ने, और फीचर्स इज ऑल्सो देयर। समझ रहे हो? 50 लाख की 60 लाख की गाड़ी में जो फीचर्स नहीं आते वो 25-30 लाख की गाड़ी में आते हैं। समझ रहे हो? तो उसने इस पे भी काम किया। इन तीन चीजों ने उसको क्या दिलाई? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वापस से मार्केट में, गेम में इन कर दिया उसने। सर मैं, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम। पिछले 10 साल उसके थोड़े बहुत बुरे ही जा रहे थे, क्योंकि उसकी कुछ बढ़िया ऐसी कोई गाड़ी बिक ही नहीं रही थी, कोई बढ़िया गाड़ी आ भी नहीं रही थी। समझ गया मेरी बात? तो देख लो, आया ना गेम में। कैसे? क्या बनाई उसने? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैगुआर, लैंड रोवर, इन कंपनीज को एक्वायर किया रतन टाटा साहब ने। फिर लैंड रोवर का जो डिजाइनर था, इटालियन डिजाइनर था, उसको लगाया काम पे। बोलो बेटा तू उनकी गाड़ियां वो वाली तो बनाता ही है, लैंड रोवर वाली, अब तू डिजाइन कर नए मॉडल्स। तो हैरियर वाज द आउटकम ऑफ डिजाइनिंग अ कार बाय द इटालियन डिजाइनर। समझ में आई मेरी बात? तो उसने डिजाइन बनाई उसकी। तो ये सब क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगले ने क्या बनाई? रतन टाटा साहब या जो भी है, टाटा मोटर्स ने क्या बनाई? एक स्ट्रैटेजी, बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे उसने क्या किया? आउट परफॉर्म कर दिया अपने राइवल्स को और वापस आ गया गेम में। आगे बात समझ? तो इसलिए तो करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर और क्यों करते हैं सर? एक और, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट बड़ा डायनामिक है, हर दिन इक्वेशंस बदलती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सो अपने को गाइड करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए ना, क्योंकि हम बार बार पाथ से भटकेंगे। मैंने आपको एक एडवाइस दी, लिख लेना कहीं भी, और ये याद रखना, क्योंकि पाथ से आप बहुत बार भटकोगे। जब आपका एग्जाम आने वाले 6-7 महीने बहुत बार कुछ ना कुछ बदलते रहेगा, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। समझ गए मेरी बात? है ना? सो आप अपने बस डायरेक्शन पे वापस आने के लिए हमेशा क्या करते रहना? कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहना, क्या हम उस पाथ पे चल रहे हैं जो हमने चूज किया था। तो ये चेक करते रहना, सो दैट कभी भी डेविएट हो तो वापस यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द पाथ। चलो समझ में आया? तो दो फायदे बताओ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए। क्या के लिए? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट वी कैन आउट परफॉर्म आवर राइवल्स एंड लॉन्ग टर्म तक हम सक्सेस कर पाए। दूसरा क्या था? क्यों करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? सो दैट, वो इसलिए करते हैं सर ताकि वो हमें गाइड करे थ्रू ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ द एनवायरमेंट। क्योंकि एनवायरमेंट क्या है? अनसर्टेन है। सोचो तुम एक पाथ पे जा रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो, लेकिन सर कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से तुम्हें कुछ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से तुम अपने पाथ से क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। अरे समझ गए ना मेरी बात? तो सर वापस से आपको कौन पाथ पे लाएगा? स्ट्रैटेजी। समझ में आई मेरी बात? ऐसा, ठीक है, यही सब होता है। तो कल अपन पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है? समझ में आया सभी को? पक्का? पूरा 10 मिनट बचे रुक जाओ, आग लग गया। रुको 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 चलो, इंपॉर्टेंस से पहले हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस तो असली में पढ़नी भी नहीं चाहिए अभी,
मेरी तो समझ हमेशा ये कहती है इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कब समझ पाओगे? एक्चुअली सबसे लास्ट दिन, जिस दिन पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, खत्म, तभी तो समझ पाओगे कोई चीज की इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है, जब वो पूरी हम देख लेते हैं। अरे है ना, ठीक है। सो वही वाली बात है, फिर भी लेकिन पढ़ेंगे हम तो। अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी लिमिटेशन है क्या? बिल्कुल, 4 ही लिमिटेशन है, अच्छे से सुनना। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमियां, ड्रॉबैक्स, कमियां, है ना। सो पहली लिमिटेशन इसकी क्या है? सर एनवायरमेंट है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी आपने बोला तो था कि हम एक्सटर्नल का इंटरनल का दोनों का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल में वो नहीं आता, आपने बीएसटी में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरमेंट, पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, समाज सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो ग्रीन वाला एनवायरमेंट होता है वो भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें, डेमोग्राफी, ग्लोबल एनवायरमेंट। सर ये मुंह से बोलना आसान है, लेकिन इनको अंडरस्टैंड करना, इनको इनको समझना उतना ही मुश्किल होता है। समझ लो, तुम कौन सा एक्सपर्ट हो जो हर चीज को यूं समझ लेंगे? है पॉलिटिक्स को कोई समझ पाया आज तक? नहीं। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है कि नहीं, कभी भी बदल जाता है। कभी भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर देती है, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, कभी कुछ लिए क्या आ जाते हैं, कभी वो ट्रंप डोगरा, कभी क्या बदल जाता है, वो उसकी बुद्धि सनक जाती है। समझ रहे हो, हर रात को पैक लगाता है, चेंज हो जाता है उसका मामला। सही है, तो ये सब क्या है सर? डिफिकल्ट है, एनवायरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसी में और क्या आता है एनवायरमेंट में? नाम बता रहा हूं मैं तो अभी सिर्फ एग्जांपल्स। आपके सप्लायर, आपके इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर का दिमाग कभी एक जगह रहता है क्या? कि ये चाहिए कभी वो चाहिए। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर का वो चेंज होता रहता है, पढ़ा है अपने इको में, चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, पढ़ा है ना अपने। कस्टमर के भी प्रेफरेंसेस क्या होते रहते हैं। तो यार ये तो बड़ा नाटक वाला चीज वो है। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब उसके अंदर भी कमियां होती है। सर एक कमी क्या है कि एनवायरनमेंट जो होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, हम जितना बातें आसान कर रहे हैं ना, इतना आसान एक्चुअली होता नहीं है उसको समझना। समझ रहे हो, आप उसे कैसे समझ रहे हो और वो एक्चुअली कुछ और हो रहा है, ऐसा भी तो होता है। इंटरप्रेट, भाई आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है लेकिन एक्चुअली कुछ और हो रहा है। समझ के, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज इट। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। सो एनवायरमेंट क्या होता है सर? हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट समझते हैं? एनवायरमेंट क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बदलते रहता है, टर्बुलेंट होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। सर एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट करना, एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और ये देखना कि वो फ्यूचर में कैसे शेप लेगा। कुछ भी हो सकता है, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसको? नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? सो कैसे शेप लेगा फ्यूचर में अपन डिसाइड नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है एनवायरमेंट को प्रेडिक्ट करना। अब सारे नाम लिख दो, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट। सर इनको समझना आसान है क्या? नामुमकिन है, नामुमकिन। आगे बात समझ में, बड़ा मुश्किल होता है। सप्लायर कुछ भी चेंज हो सकते हैं, इक्वेशंस है कि नहीं। सोचो, उसने राइवल के साथ क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, कोई सेटिंग कर लिया, तुम्हारी लिंक लग जाएगी। समझ लो, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आसान नहीं होता सर, एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, बदलते रहता है। समझ में आई मेरी? सेकेंड है टाइम कंज्यूमिंग। सर स्ट्रेटेजी ना क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये जो भी मैंने आपको बोला, क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? सर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, फिर एनालिसिस करना रेगुलरली, इंटरनल का, एक्सटर्नल का। और एक दो चीजें थोड़ी होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल में भी। फिर उनको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के हिसाब से क्या चूज करना एक, फिर उसके बाद उसे क्या करना, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट, कंट्रोल करना। सर इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क सर। और आपने बीएसटी में पढ़ा है स्कूल में कि कई बार कुछ ज्यादा ही प्लानिंग कर लेते हैं हम। वी वेस्ट सो मच टाइम इन प्लानिंग दैट वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग इट। सही है, कई बार होते हैं कई लोग ज्यादा थिंकिंग में लगे रहते हैं, तो एक्शन ही नहीं ले पाते टाइम पे।
समझ रहे हो? तो वो वाली चीज हो जाती है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है सर? बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, सर स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करने में, पहले प्रिपेयर करेंगे फिर कम्युनिकेट करने में। सही बात है, अपने लोगों को कम्युनिकेट करेंगे ना, तो सर कई बार इतना टाइम वेस्ट हो जाता है प्रिपेयर करने में, कम्युनिकेट करने में, दैट स्ट्रेटेजीज दैट मे इंपीड द डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इंपैक्ट द रूटीन बिजनेस। सर ऑर्गेनाइजेशन इतना कई बार टाइम वेस्ट कर देती है काय में, बनाने में और कम्युनिकेट करने में, जिससे कि इंपीड हो जाती है, हमारे कामों पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जो डेली ऑपरेशन है वही ठीक से नहीं हो पाते और नेगेटिवली इंपैक्ट होता है रूटीन बिजनेस पे। समझ गए क्या मेरी बात? पक्का? 2 पॉइंट। तीसरा, सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ना, बड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है। कॉस्टली कैसे? 2 तरीके से बताऊंगा। पहला, सर ये करना, इसको करने के लिए क्या हायर करने पड़ते हैं? एक्सपर्ट्स, एंड एक्सपर्ट्स टेक लॉट ऑफ मनी। आसान नहीं है ना, मैंने बताया था ना क्या बिठाना पड़ता है, एक नहीं बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कल बताया था मेरे दोस्त की वाइफ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्सेंचर के अंदर, 50 लाख का पैकेज है उसका, बताया था ना। सो पैसा लगता है ना कंपनी को, समझ रहे हो? सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आसान नहीं होता, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉस्टली बोलो? बिकॉज इट एड्स टू अ लॉट ऑफ एक्सपेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जेब पे बड़ा खर्चा होता है सर, सही है। यू हैव टू हायर एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, दे नीड टू बी एंगेज, और उनको और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं काय में, एक्सटर्नल और इंटरनल को एनालाइज करने में। उसमें भी तो क्या जाता है जेब से? पैसा। एनालिसिस करने के लिए भी क्या लगता है सर? पैसा लगता है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए। यू हैव टू डिवाइस स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट, उसके लिए भी पैसा लगता है, स्ट्रेटेजीज लगती हैं एनालिसिस करने के लिए भी। तो इसलिए इसको क्या बोला? कॉस्टली प्रोसेस होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो? और उसके बाद क्या बोला? दीज कैन बी रियली कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सर बड़ी वाली तो लगा सकती हैं, ये सब खर्चा वर्चा कर सकती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को थोड़ा परेशानी आती है टू, बिकॉज दे कांट डू, बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड उनको ये चीजें करना आसान नहीं है, बिकॉज ये क्या होती है? काफी कॉस्टली। समझ में आ गई मेरी बात? और लास्ट पॉइंट खत्म ही हो गया भाई साहब, ये तो चलो बढ़िया है यार, 10 मिनट का यूज हो गया, फालतू कर लेते हैं, अभी खत्म ही हो गया। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्स, ये वो वाली बात है, इसके अंदर अपने को ना एग्जाम्पल लिखना चाहिए चेस का, ऐसे लिख देना चाहिए ताकि आप इसको समझ पाओ। चेस, जब हम चेस खेलते हैं तो 2 जने आमने सामने बैठते हैं, किसी एक के पास ही होती है स्ट्रेटेजी, दोनों के पास होती है। तो आपने एक चाल चली तो दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा, इसको समझना भी क्या होता है? काफी मुश्किल। समझ रहे हो? तो यही है इस पॉइंट की हेडिंग। क्या है हेडिंग? देखो हेडिंग, लास्ट पॉइंट है, 4 ही होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। यहां पे लिखना चाहिए किसका रिस्पॉन्स? कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। सर आसान नहीं होता, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं कर रहे स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो भी कर रहा है, वो भी स्ट्रेटेजी बना के बैठा है। सो व्हेन यू टेक अ मूव, तो वो क्या रिएक्ट करेगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसको समझ, क्योंकि आप नहीं हो ना, वो सामने वाला है, वो कैसे रिएक्ट करेगा आपको पता है क्या? नहीं। तो कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, तो उसको समझना भी काफी मुश्किल होता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से हमेशा ये नहीं होता कि बोला यार सर सक्सेस गारंटीड, नो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी क्या होती है सर? कुछ लिमिटेशंस। कितनी होती है? 4। बोलो मेरे साथ। नंबर 1, इट इज डिफिकल्ट टू, पहला क्या था सर? एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, टर्बुलेंट। पहला पॉइंट है, एनवायरमेंट क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, टर्बुलेंट होता है, ठीक है, बदलते रहता है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आसान नहीं होता सर उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, सप्लायर वप्लायर ये सब बदलते रहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला हमने सर? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कई बार टाइम काय में लग जाता है, प्रिपरेशन और कम्युनिकेट करने में स्ट्रेटेजी को इतना टाइम लग जाता है विच इंपीड्स द रेगुलर वर्क। रूटीन काम में क्या हो जाता है? इंपीड हो जाता है, मतलब वो रुक जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा क्या था? कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है
सर कॉस्ट इसलिए बिकॉज यू हैव टू हायर एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स दैट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ जाती है। सही है कि नहीं है? फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि सर एनालिसिस करने में भी क्या होता है, जेब से पैसा खर्च होता है। टू एनालाइज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट यू हैव टू डिवाइस सम स्ट्रेटेजीज, उसमें भी पैसा खर्चा होता है। और फिर लास्ट लाइन में क्या बोल दिया था सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सर, है कि नहीं? अरे पढ़ा है ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं, बड़े लिमिटेड होते हैं। सो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना ज्यादा नहीं कर पाते, तो वो बड़ा कोई खर्चीला काम है ना। और लास्ट सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक और लिमिटेशन है, क्या? आप कर रहे हो तो दूसरे भी तो कर रहे हैं। सो when we are doing strategic management, others are also doing strategic management, so it is very difficult to understand the competitors response. किसका रिस्पॉन्स? competitors response। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है क्या? खत्म? चलो ठीक है, तो ये नोट्स अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस आप वहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।